जितना जो कुछ चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि यही आखिर है, ये नहीं है। ये जितनी मेहनत कर करके इन्होंने खड़ा किया है, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, हम आ गए तो 1 घंटे के अंदर निपटा देंगे। चेयरमैन साहब ने बड़ी खुलासे के साथ बातों को रखने का काम किया। मैं कुछ बातें आपसे इसलिए करना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और ये जितना जो कुछ चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि यही आखिर है, ये नहीं है। ये जितनी मेहनत कर करके इन्होंने खड़ा किया है, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, हम आ गए तो 1 घंटे के अंदर निपटा देंगे। और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है। ये लड़ाई इस मुल्क के दस्तूर को और इस मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई उस संविधान की है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाने का काम किया, जिसमें सबको मजहबी आजादी देने का काम किया, जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की, जिसमें सबको बराबर अधिकार देने का काम किया। ये उसके ऊपर चोट है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सब लोग, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों को देखने का काम करेंगे। हमने जेपीसी के अंदर भी तमाम बातें रखी, लेकिन एक बात आपसे करना चाहता हूं, मुसलमानों, आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू भाई सामने खड़ा हुआ है, डट करके लड़ाई लड़ने को तैयार है। पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मुसलमान मेंबर थे, लेकिन वोट मिला 232 इस कोर्ट की मुखालफत के अंदर। यह हिंदुस्तान है। 24 मेंबर पार्लियामेंट की बदौलत हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन 232 वोट मिले और तमाम पार्टियों के नेता वहां मुस्तकिल मौजूद रहे। 3 बजे तक पार्लियामेंट चल रही थी, लेकिन आप में से 90% लोग सो रहे थे। आपके ऊपर बुलडोजर चल रहा था और आपको नींद कैसे आ रही थी मुझे समझ में नहीं आता। आज ये नैरेटिव पूरे माशरे के अंदर बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड तो चोर था, वक्फ बोर्ड ने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो भला नहीं किया, हम क्यों लड़े इसके लिए। अरे क्या नैरेटिव बन रहा है? हम क्यों लड़े इसके लिए? हम क्यों जाएं इसके अंदर हिस्सेदारी करने के लिए? हमको क्या फायदा होना है इसके अंदर? ये नैरेटिव बीजेपी बनाने का काम कर रही है। बीजेपी इसलिए नैरेटिव बनाना चाहती है कि उसके जायदादों के ऊपर हमारी नजर है। और कमाल इस बात का है कि पहले ही जायदाद 8 लाख एकड़ हुई, और 8 लाख एकड़ के बाद ये हमारी जेपीसी के अंदर ही 9,44,000 होगी। मैंने चलो कहीं से भूली बिसरी आ गई होगी, लेकिन कमाल हो गया जब पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री ने भाषण दिया कि 39 लाख करोड़, 39 लाख एकड़, 39 लाख एकड़ लैंड बता दी और कहा कि 21 लाख एकड़ लैंड। और मैंने सवाल किया था, मेरी सवाल का जवाब नहीं आया, क्योंकि मेरा सवाल तार्किक था। मैंने कहा कि सरकार ये बता दे कि आज की सरकार झूठ बोल रही है कि आप ही की जो सरकार 2021 में थी वो झूठ बोल रही है। कोई ना कोई एक तो झूठ बोल रहा। 2021 में आपने एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देकर कहा हमने 99% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, और जब जेपीसी में आए तो तब मुकर गए कि नहीं कराया। किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि ये 4.5 लाख जायदादें अचानक 8 लाख जायदाद के अंदर तब्दील हो गई। तो मैंने रिजिजू साहब को बाहर मिल गए, मैंने कहा, मैंने साहब जरा जो बोल रहे हो पार्लियामेंट में उसे सोच के बोल लिया करो। आपने क्या किया वामसी पोर्टल में? वामसी पोर्टल में एक प्रॉपर्टी को दर्ज करने की ठेके का काम दिया गया। एक प्रॉपर्टी के ऊपर उसको पैसा मिलता था, वो गया कब्रिस्तान के अंदर। कब्रिस्तान में देखिए कब्र, एक प्रॉपर्टी कब्र,
कब्रिस्तान में देखी वजू का दूसरी प्रॉपर्टी वजू का, कब्रिस्तान के अंदर देखी नमाज पढ़ने का चबूतरा, तीसरी प्रॉपर्टी चबूतरा, और कहीं छोटी सी मस्जिद दिखाई दी तो चौथी प्रॉपर्टी मस्जिद बना दी। एक ही प्रॉपर्टी की 4-4 प्रॉपर्टी बना दी। और ये जो बात मैंने आपसे कही है कि जो बार बार हमारे बीच में पसमानदा और गरीब और महिलाओं की बात की जा रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पहले पढ़ना सीखिए, उस बिल को पढ़िए। उस बिल के अंदर अगर एक जगह पसमानदा हो, एक जगह महिला हो, एक जगह बच्चों का जिक्र हो, एक जगह यतीमों का, मिस्कीनों का, उनके फलाह की, उनकी बहबूदी की बात की गई हो, तो मैं सियासत से बरसदार हो जाऊंगा। एक लफ्ज कहीं नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जब प्रधानमंत्री कहते थे कि मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ के अंदर कंप्यूटर हो, तो हमारा भी सीना फख्र से चौड़ा हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री के दिल में एक ख्याल आया है, लेकिन मदरसे पर बुलडोजर चलेगा और बच्चों की स्कॉलरशिप के ऊपर चाकू चलेगा। ना बच्चों को कंप्यूटर देना चाहते हो, ना बच्चों को मदरसों के अंदर पढ़ने देना चाहते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 से मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर रोक है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अवैध है। और लगातार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर मदरसों को तोड़ा जा रहा है। आप मैं कह रहे हो कि हमारे साथ क्या होगा? मदरसों के अंदर किसका बच्चा पढ़ता है? मदरसों में इमरान मसूद का बच्चा या सैयद साहब का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मदरसों में यतीम और मिस्कीन बच्चे पढ़ते हैं जो बेचारे घर से पढ़ नहीं पाते थे। उन गरीब बच्चों की पढ़ाई मदरसे उठाने का काम करते हैं। इन मदरसों के ऊपर ताला लगा करके आपके बच्चों की तालीम को, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर ताला लगाना चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि ये गरीबों के हमदर्द हैं। स्कॉलरशिप किस बच्चे को मिलती है? स्कॉलरशिप उस बच्चे की चाहत होती है। एक यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को बर्बाद इसलिए किया जा रहा है कि उसके पीछे मुस्लिम लगा हुआ है। और जो बातें मैं आपके सामने बोला, मैं तमाम बातें पार्लियामेंट में बोली, लेकिन एक बात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये बात सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिछले 10 साल के अंदर उसको खत्म करने की साजिश की गई। 2 सेंटर लगभग उसके बंद होने के कगार पर आ गए। उसकी खता यह है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ने खड़ी की, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीछे मुस्लिम लिखा हुआ। और आप लोगों के बीच में नैरेटिव बनाने का काम हो रहा है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम न दरगाह छेड़ेंगे, न मस्जिद छेड़ेंगे, न ईदगाह छेड़ेंगे। इन्होंने यही कहा है ना, है? पार्लियामेंट में भी यही कहा। एक तरफ ये कह रहे हैं कि दरगाह नहीं छेड़ेंगे, मस्जिद नहीं छेड़ेंगे, ईदगाह नहीं छेड़ेंगे, खानका नहीं छेड़ेंगे, और दूसरी तरफ प्रधान होम मिनिस्टर ये बयान दे रहे हैं और साथ साथ ही दूसरा बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने तो 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली के अंदर डिनोटिफाई कर दिया था। गजब, कमाल। मतलब झूठ बोलने की भी महारत ऐसी है कि एक ही लाइन के अंदर सब आप बोल रहे हो और उसी लाइन के अंदर फिर दूसरी बात अपनी झूठी साबित कर रहे हो। वो 123 प्रॉपर्टी, जिस 123 प्रॉपर्टी के बारे में पार्लियामेंट में बोला गया, वो 123 प्रॉपर्टी 1911 जब लुटियंस बनाने की बात हुई, लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ, वो 1911 में मस्जिद है। उन 123 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी भी मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह और दरगाह, ये 123 प्रॉपर्टी है, जिसमें इंडिया गेट की मस्जिद भी है, सुनहरी बाग की मस्जिद भी है। प्रधानमंत्री कहते पार्लियामेंट को भी ये लोग वक्फ कर देंगे। वाह, वक्फ में इतनी बड़ी पावर है तो रोज पार्लियामेंट में हम नमाज पढ़ते हैं, हमें वक्फ कर दो ना इसको। ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने कहा कि साहब ये पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही है, ये पार्लियामेंट की रोड क्रॉस करके देखिए, यहां मस्जिद है, और ये रायसीना गांव की मस्जिद थी, जिसे आप कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट है। ये मस्जिद जब से है, जब से गांव था, एनक्रोचमेंट आपने किया। वह मजार फखरुद्दीन अली अहमद साहब का है। झूठ ऐसा बोल रहे हैं कि अपना भी एक बात बोलते हैं और उसी के अंदर हम झूठ पकड़ लेते हैं
तो फिर इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। और आप लोगों के बीच में आकर के मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम यतीमों का, गरीबों का, पसमंदा एक नया लफ्ज निकाल के लाए हैं, पसमंदाओं का। ठीक है, आप बताइए आपने कितना पैसा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देने का काम किया? ये बैठे हैं चेयरमैन साहब, ये बैठे हैं फहीम कुरैशी साहब। जितना पैसा तेलंगाना सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर उतना पैसा नहीं दे रही। आप पढ़ाने की बात करोगे, आप पढ़ाने की बात करोगे कि बच्चे मेरे पढ़ जाएं, आप गरीबों की पसमंदाओं की बात करोगे। पिछले 8 साल से मुस्लिम बच्चों को किसी जगह स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 14.5 लाख हेक्टेयर लैंड बताई गई, 14.5 लाख हेक्टेयर लैंड, यानी लगभग मेरे ख्याल से बैठेगी वो 3 लाख के करीब, 30 लाख, 14.5 लाख हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 15 बीघे, 2.5 एकड़ आता है, तो कितना हो गया? 30 लाख एकड़। मतलब झूठ क्या कमाल है। आप झूठ देखिए कितनी स्पीड से बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, और 78% प्रॉपर्टी को इन्होंने कहा कि ये सरकारी है। और ये बोल रहे हैं कि हम आपको कोई काम करने से नहीं रोकेंगे, ये घर है, ये स्कूल है, इसका मालिकाना हक मुझे दे दीजिए। तो जब तक मेरी मर्जी होगी, जब तक ही तो आप पढ़ा पाओगे यहां बच्चों को। मैं जिस दिन जाऊंगा बाहर ताला लगा दूंगा। ठीक यही काम कर रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी विवादित होगी, धारा 3R1 के अंदर लिखा है इन्होंने, वक्फ बाय यूजर के अंदर, कि जो प्रॉपर्टी जैसे वो वैसे ही रहेगी, सिवाय एक लाइन जोड़ी है उसमें, सिवाय पूर्णतः या भागतः, यानी पूरी या अधूरी, अगर विवादाग्रस्त है, उसके ऊपर किसी तरह का लिटिगेशन है, या वो सरकार के कब्जे में है, तो संपत्ति सरकारी मानी जाएगी। पूरे कानून के अंदर कहीं ये नहीं आया एएसआई के लिए, लेकिन आखिर के अंदर पार्लियामेंट चलते हुए सदन के बीच में 2 लाइन जोड़ी गई कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, उनका मालिकाना तो इनका ही हो गया, वो तो इनकी प्रॉपर्टी हो गई। मस्जिद बनाई मेरे आबा और अजदाद ने इबादत के लिए, ये तय करेंगे कि हम उसमें इबादत करें कि ना करें। ये ताले लगा देंगे मस्जिदों पर, ये कीमती कब्रिस्तानों की जमीनों को बेच देंगे। कहां तक दफनाए जाओगे? तो या हैदराबाद में रहते हो, क्या हैसियत है आप लोगों की आज जमीनें खरीद पाने की? अगर ये कदीमी कब्रिस्तान ना हो तो कहां दफनाए जाओगे? हिंदुस्तान के अंदर 1906 से पहले, मैं 1906 का खास तौर से जिक्र कर रहा हूं, 90% जायदाद 1906 से पहले है, जो वर्क बाय यूजर के अंदर है, जो बाय यूजर है। 1906 के अंदर रजिस्ट्री शुरू हुई थी हिंदुस्तान में, और ये सारी प्रॉपर्टी 1906 से पहली है। आज देश में जो माहौल बनाने का काम हो रहा, बार बार प्रधानमंत्री भी गरीब पसमंदा न समझोगे तो मिट जाओगे। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो मिट जाओगे। ये लड़ाई मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई या तो संविधान के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं है। और ये शुरुआती हालात के अंदर है। हमारा काम है आपको समझाना, आपको बताना। हमारी बात के अंदर अगर वजन हो तो आराम से बैठ करके सोचना।
अभी लड़ाई कोर्ट में है, कोर्ट में जा रहे हैं। सब लोगों ने रिट फाइल किया और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोर्ट से हमें फायदा भी मिलेगा, रिलीफ भी मिलेगा। सारे जितने भी हिंदू एंडोर्समेंट बोर्ड हैं या क्रिश्चियन के हैं या जैनियों के हैं, उन तमाम के अंदर वो तमाम शराइत लागू है जो हमारे ऊपर नहीं। लिमिटेशन एक्ट के बारे में आपको बताया अभी चेयरमैन साहब ने। आप बताइए एडवर्स पोजीशन का दावा 12 साल के बाद हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये हटाया इसीलिए गया है कि अंबानी जी की बिल्डिंग खड़ी रहे यतीम खाने के ऊपर। ये हटाया इसलिए गया है कि जो 1600 एकड़ जमीन यहां शहर के बीचों बीच वक्फ बोर्ड की कब्जाई गई है, इसके ऊपर आप कभी दावा ना कर सके। एक बात कह के बात खत्म करूंगा। बड़ा शोर मचा था कर्नाटक का कि कर्नाटक के किसानों की जमीनें लूट ली। हमारे जेपीसी के चेयरमैन भी हवाई जहाज स्पेशल चार्टर प्लेन लेकर पहुंचे, उनके पीछे पीछे हम भी पहुंचे। मैंने वहां के वक्फ मिनिस्टर साहब से बात करी, जमीर भाई से। उन्होंने अपने सी और सारे अधिकारी मेरे पास भेजे। वहां टोटल 1,12,000 एकड़ लैंड, 1,12,000 एकड़ लैंड वक्फ के पास थी, जिसमें से 71,000 एकड़ लैंड सरकार ने किसानों में बांट दी थी बिना वक्फ बोर्ड की इजाजत। बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं सारे कागज लिया है तो सब बगले झांकने लगे थे, जेपीसी में भी बगले झांकने लगे थे, क्योंकि मैं कागज ले आया था सारे। 1,12,000 एकड़ लैंड में 71,000 एकड़ लैंड 1986 में जब लैंड रिफॉर्म एक्ट कर्नाटका के अंदर आया तो उसके बाद उन्होंने वक्फ से पूछे बिना वो जमीनें बांट दी और 19,000 एकड़ लैंड वो मुतवल्ली खा गए। 19,000 एकड़ लैंड मुतवल्ली खा गए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। 3,000 एकड़ लैंड में सरकार का कब्जा, बची 20,000 एकड़ लैंड। कर्नाटका में सिर्फ 20,000 एकड़ लैंड वक्फ के पास है, जिसमें मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें सब कुछ शामिल है। 1999 में एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, वक्फ हमेशा वक्फ रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर से ये सारे पिछले आदेश नल एंड वाइड हो गए। सरकार भाजपा की भी रही और कांग्रेस की भी रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तो इनको नोटिस जारी करना मजबूरी हो गई। इन्होंने नोटिस जारी कर दिए। अब उसे खेल को किसी तरह तो हिंदू मुसलमान पे लाना था, वो उसको हिंदू मुसलमान रंग देने लगे। मैंने चेयरमैन साहब कहने लगे, भाई हमने अभी तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो नोटिस सारे मुतवल्लियों को जारी किए हैं कि 19,000 एकड़ लैंड तो रिकवर करें पहले, 71 की बात बाद में करेंगे, पहले 19,000 एकड़ लैंड रिकवर करते हैं। तो ये उस पर तमाशा है। आपने देखा अचानक बंद हो गया था, फिर बड़ा शोर मच रहा था कर्नाटक का, फिर एकदम बंद हो गया क्योंकि मैं सारी नकलें निकाल लाया था और येदियुरप्पा सरकार की भी मैं नोटिस निकाल लाया था जो येदियुरप्पा सरकार ने जारी किए थे। तो ये पूरे देश के अंदर लड़ाई लंबी है, अभी कानूनी लड़ाई है और पूरे देश में जुनून के साथ हम लोग घूम घूम करके, हमने पिछले 8 महीने में लगातार बताया गया जेपीसी में 1 करोड़ रिट आई है। 1 करोड़। आपने जो बात कही है, 1 करोड़ रिट बताई थी जेपीसी में आई। सारे दिन बच्चे मोबाइल में बैठ के खेलते हैं। अरे एक एक रिट बना करके डलवा करके सुप्रीम कोर्ट भेजना तो शुरू करो यार। सरकार सड़कों पर निकल करके हाई हुल्ला कर करके। एक चीज और अपील करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता आपके यहां हो रहा है नहीं हो रहा। ईद के दिन मेरे यहां तो दंगा ही हो गया था, अगर मैं बीच में ना होता। मुझे भी उठा के धक्का दे दिया। ये जो नौजवान फौज हुई है ना 15 से 25 साल की, इन्हें यह पता ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर दम कितना है। ऊ करके सड़क पर आएंगे, उन्हें बुलाया किसने के पता नहीं, तुम्हारा सरदार कौन के पता नहीं। तो बेसरदारी फौज पिटा करती है। बेसरदारी फौज लड़ा नहीं करती, पिटा करती है। और पुलिस को गोली मारते हुए तुम्हारे सीने पे दर्द नहीं होता है। कम से कम हमारे इलाके के अंदर तो ऐसे हालात हो गए कि पुलिस को एक दर्द नहीं है कि आपके सीने पर गोली लग रही है। इसलिए किसी भी तरह का वो काम मत करें जिससे कानून आपके ऊपर शिकंजा कसने का काम कर सके।
कोशिश करिए कि इन चीजों से बचा जाए। अभी लड़ाई लंबी लड़ी जानी है। कोर्ट के अंदर इतनी रिट डालवा दीजिए, ऑनलाइन रिट डलती है, सब ऑर्गेनाइजेशन के लोग डालें, इंडिविजुअल लोग डालें, मुतवल्ली डालें, जो मकानों के अंदर रह रहे हैं, जो दुकानों में किराएदार हैं, वो तमाम लोग डालें। आप लोगों को डालनी पड़ेगी। आज नहीं डालोगे तो जब कल एविक्शन के ऑर्डर आ जाएंगे फिर रोते फिरना कि हम क्या करें। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह आजमाइश के अंदर डाला हुआ, हमें अपने अमालों को भी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हमसे हो रही है कि अल्लाह हमारी इतनी सख्त आजमाइश ले रहा है, लेकिन फिर वही कि अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं हुआ जा सकता। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं।